कहावत है कि अगर किसी पेड़ की जड़ों में जहर डाल दिया जाए तो उस पेड़ के फलों को जहरीला होने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे पश्चिम वाले पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान के मामले में तो ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। अब यही कहावत पूरब वाले पड़ोस यानी कि बांग्लादेश के मामले में भी 100% मुफीद साबित हो रही है। ऐसा दरअसल इसीलिए क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट को 1 महीना भी नहीं हुआ है कि ढाका की हुकूमत ने बांग्लादेश को कट्टरपंथियों के हवाले सौंप दिया है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी से बैन हटा दिया गया। शेख हसीना की सरकार ने 1 अगस्त को इस पर बैन लगाया था। इस पर छात्र आंदोलन के दौरान दंगे भड़काने का आरोप लगा था। वहीं मोहम्मद यूनुस सरकार का कहना है कि जमात के खिलाफ कोई सबूत न मिलने से इस बैन को हटा दिया गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तथ्यों, गवाहों और सबूतों के साथ बांग्लादेश में कट्टरता और नफरत की दुकान के सबसे बड़े संगठन को विस्तार से समझाती ये रिपोर्ट जरा गौर से देखिए। लाहौर जैसा ही हंगामा था, इस्लामाबाद जैसा ही शोर और कराची जैसा ही नारों का जोर था। जिन्ना के मुल्क जैसा ही हुकूमत के खिलाफ आवाम का आक्रोश था। लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है। करीब आधी सदी पहले पाकिस्तान से टुकड़े होकर तामीर हुआ बांग्लादेश है। जो पाकिस्तान की तरह ही कट्टरपंथ की भट्ठी बन चुका है, जिसका सबसे बड़ा गवाह ये इंसानी सैलाब है। करीब 10 महीने पहले बांग्लादेश की जमात का ये वही जलसा है जिसने ढाका में हसीना की हुकूमत को हल्कान कर ब्रह्मपुत्र के इस ओर तड़ी पार कर दिया। इसी तरह की भीड़ थी जिसने अपने ही हुक्मरानों को दुनिया के सामने तमाशा बनाया, जिसने बंग बंधु की विरासत को खाक में मिलाया और जिसने बांग्लादेश के बेबस हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों का हौसला बढ़ाया। बांग्लादेश की वही जमात अब आजाद है। बांग्लादेश की सरकार ने जमात इस्लामी पार्टी पर लगा बैन हटा दिया। हसीना सरकार ने 1 अगस्त को जमात इस्लामी पर बैन लगाया था। इस पर छात्र आंदोलन के दौरान दंगे भड़काने का आरोप लगा था। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर कहा कि जमात इस्लामी पार्टी और उसके सहयोगियों के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कोई सबूत नहीं है, इसीलिए उन पर लगा बैन हटाया जा रहा है। इसीलिए कट्टरपंथ की भट्ठी बने बांग्लादेश से आती हर तस्वीर का एक्सरे करना जरूरी है, वो भी सवालों के साथ। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी का इतिहास क्या है? क्यों इसे कट्टरपंथी संगठन कहा जाता है? जमाते इस्लामी का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है और क्यों इसे पाकिस्तान परस्त संगठन माना जाता है? जमाते इस्लामी से बैन हटने का भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पर क्या असर हो सकता है? बांग्लादेश में तख्ता पलट का सीधा असर भारत पर हुआ है। भारत की मदद से चल रहे विकास कार्य बांग्लादेश में प्रभावित हुए हैं। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में जो नई सरकार बनी है, उसमें कट्टरपंथी ताकतों के हौसले 7वें आसमान पर हैं। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार कहा कि बांग्लादेश में हुए बदलाव बहुत विनाशकारी साबित हो सकते हैं। We also have to recognize that there are political changes and the political changes can be disruptive. सच्चाई यही है। ढाका में हुए तख्ता पलट के महीने भर बाद भी ये साफ नहीं है कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा। लेकिन जिस तरह से जमात जैसे संगठनों से पाबंदी हटाई जा रही है, उससे लगता तो यही है कि पश्चिम की तरह ही पूरब के पड़ोस से भी सावधान रहने का वक्त आ चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि जमाते इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी है। जमाते इस्लामी को पाकिस्तान समर्थक पार्टी माना जाता है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश के संविधान को नहीं मानती। जमाते इस्लामी को बांग्लादेश में जमात भी कहते हैं।
मुल्क बंटवारे से पहले 1941 में बनी इस पार्टी के संस्थापक थे सैयद अबुल अला मौदवी, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए और पार्टी के पूर्वी धड़े से बांग्लादेश जमात इस्लामी वजूद में आई। बांग्लादेश के वजूद में आने के बाद जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जमात के नेता बांग्लादेश छोड़कर पाकिस्तान चले गए। 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद नई सरकार ने जमात इस्लामी से सख्ती हटा ली। 1975 में ही जमात इस्लामी बांग्लादेश नए नाम से सामने आया। 1978 में जमात ने पहली बार आम चुनाव में हिस्सा लिया। 1986 में बांग्लादेश की संसद में जमात के 10 उम्मीदवार जीते। पाकिस्तानी दहशतगर्दों की तरह ही जमात इस्लामी को कट्टर मजहबी पार्टी माना जाता है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों में भी इसी पार्टी का हाथ माना जाता है। इसीलिए ढाका की हुकूमत ने जमात इस्लामी से बैन क्या हटाया, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद होने लगे हैं। यही बात आज पाकिस्तान में भी चल रही है। निजाम की तब्दीली के उन्वान से लोगों को बागी बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है यही इनकलाब लाएगा और इमाम मेहदी इसी की नस्ल में पैदा होने वाले हैं। बांग्लादेश में जिस तरह जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, जिस तरह कत्लो गारत मचाई गई, उससे पाकिस्तानी मौलानाओं ने शरीफ हुकूमत को भी इशारा दे दिया है। कट्टरपंथी खादिम रिजवी की जहरीली जमात ने तो इस्लामाबाद को ढाका की फिल्म रिपीट करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने खत्म नबूवत के साथ गद्दारी को वापस ना किया तो याद रखना हम बिजली के बिल के लिए भी आ जाएंगे। वो तो मसला अटल है, हमारे ईमान का है। ये ना हो कि हमारा कदम एक आगे और चला जाए तो ये फिर देख लो तुम्हारे हमसाये में जो कायदे आज़म का पाकिस्तान था, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, उसमें गद्दारों को बड़े सगीर के अंदर जगह नहीं मिल रही। बांग्लादेश की बर्बादी से पाकिस्तानी कट्टरपंथी यूं ही बल्ले बल्ले नहीं कर रहे हैं। असल में ढाका की जमात इस्लामी का लाहौर के दहशतगर्दों से पुराना नाता है। जमात इस्लामी पार्टी की स्थापना सैयद अबुल अला मौदवी ने मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह ही की थी। 1941 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लाहौर में जमात वजूद में आई। बंटवारे के बाद जमात इस्लामी हिंद और जमात इस्लामी पाकिस्तान दो भागों में बंट गई। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद जमात इस्लामी बांग्लादेश नाम का संगठन बना। पाकिस्तान में जमात इस्लामी का हेडक्वार्टर मुल्तान रोड लाहौर में है। बांग्लादेश की तरह ही पाकिस्तान में भी जमात का सियासत से गहरा नाता रहा है और बांग्लादेश की तरह ही पाकिस्तानी जमात भी शरीफ खानदान को सत्ता से हटाने के लिए ढाका जैसा प्लान बना चुकी है। यकीन न हो तो पाकिस्तानियों से ही सुन लीजिए। जमात इस्लामी की महंगाई के खिलाफ शटडाउन हड़ताल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, पावर हाउस, लांडी, दादू चुरंगी और शेरशाह में भी एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने रुकावटें लगाकर सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को मुतबादिल रूट से गुजारा जा रहा है। जमात इस्लामी की महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल जारी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही पाकिस्तान में भी जमात इस्लामी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। लेकिन सवाल ये है कि इससे हमारे देश पर क्या असर पड़ सकता है। जमात इस्लामी का नेटवर्क बांग्लादेश से पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका से यूरोप तक फैला हुआ है। कई देशों के कट्टरपंथी संगठनों के संबंध जमात इस्लामी और पाकिस्तान से बताए जाते हैं। लंदन से लेकर पेरिस तक जो हिंसक घटनाएं होती हैं, उसमें जमात इस्लामी का हाथ होने के सबूत भी सामने आए। शोर ही शोर, आग ही आग। कार तोड़ डाली, बस फूंक डाली, जो सामने आया तहस नहस कर दिया। ये सीरिया नहीं है, लीबिया और अफ्रीका का भी कोई देश नहीं है, और तो और लाहौर और पेशावर भी नहीं है। ये अंग्रेजों का देश है। तस्वीरें महीने भर पहले यानी जुलाई की हैं, जब ब्रिटेन दंगों की आग में सुलग उठा था। खुलेआम बसों को आग लगाई गई, पत्थर बरसाए गए, पुलिस की गाड़ियां खाक में मिला दी गईं। कई घंटे तक लीड्स लपटों में रहा और ताकत के मुगालते में रहने वाले अंग्रेज घरों में दुबक कर
जान की खैर मनाते रहे। ब्रिटेन में हुई हिंसा के पीछे भी पाकिस्तान के जमीयत-ए-तलाबा का हाथ माना जाता रहा है। जमीयत-ए-तलाबा कट्टरपंथी स्टूडेंट विंग है, जिसका मुख्यालय पाकिस्तान के लाहौर में है। जमीयत-ए-तलाबा की कई आतंकी संगठनों से सांठगांठ है। इनमें हमास, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और मुस्लिम ब्रदरहुड शामिल है। बांग्लादेश में जमीयत-ए-तलाबा के स्टूडेंट विंग का नाम इस्लामी छात्र शिविर है। ये वही संगठन है जिसने ढाका में आग लगाई थी, जिसके हाथ बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों पर होने वाले जुल्म से रंगे हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में 52 जिलों में हिंदुओं को टारगेट किया गया। हिंदुओं पर हमले की 205 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई। 27 जिलों में हिंदुओं की दुकानों और मंदिरों को निशाना बनाया गया, जबकि 20 से ज्यादा मंदिर तोड़ डाले गए। हिंदुओं पर अत्याचारों का गुनाह जमात इस्लामी कबूल कर चुकी है। ऐसे में जमात पर बैन हटाकर ढाका की हुकूमत ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी है, जिससे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का जीना और मुश्किल होना तय है। बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टर इस्लामिक तत्वों और संगठनों का प्रभाव बढ़ रहा है, उनके मंसूबे बढ़ रहे हैं, बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, वो निसंदेह भारत के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए अपने संबोधन में बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर किए जा रहे हमलों के संदर्भ में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी। जाहिर है कि भारत की सरकार की बांग्लादेश की स्थितियों पर और वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी की जो भी स्थितियाँ हैं उस पर पैनी नज़र है और भारत की सरकार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से लगातार इस बात की अपील कर रही है, उन्हें सलाह दे रही है कि वो जो सरकार है वो कट्टरवादी तत्वों पर लगाम लगाएं। ढाका में तख्ता पलट के बाद से ही अल्पसंख्यकों की आबादी डर डर कर जीने को मजबूर है। खासतौर से हिंदू बस्तियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है, जिसमें हिंदू करीब 7.95% यानी 1 करोड़ 35 लाख है। बांग्लादेश में हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। बांग्लादेश के 64 में से 61 जिलों में हिंदुओं की बड़ी आबादी रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं, इसलिए उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि बांग्लादेश में मुस्लिम और हिंदू दोनों बंगाली हैं, यानी भाषा और सांस्कृतिक लिहाज से दोनों में समानता है, लेकिन धर्म की वजह से दूरियां हैं, जिसका फायदा कट्टरपंथी उठाते हैं, जिनकी करतूतों से बांग्लादेश में हिंदू छलनी में रेत की माफिक छनते चले गए। 1947 में बांग्लादेश में करीब 30% हिंदू थे। 1974 में घटकर 13.5% रह गए। 2011 में बांग्लादेश में 10% हिंदू थे। 2022 के आते आते 8% हो गए। 2021 में भी बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया था। तब सैकड़ों हिंदू मारे गए थे, कई मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है और आगे भी हालात सुधरने की उम्मीद कम ही है। लेकिन अब बात सरहद तक आ चुकी है। जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन पर बैन हटाकर यूनुस की हुकूमत ने इस्लामाबाद की तरह ही ढाका के आतंक का आका बनने की मुनादी कर दी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश बताई जाती है।